हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी प्रोग्रामिंग हाउस। मेरा नाम शहजाद है। तो आज का ये लेक्चर CRUD ऑपरेशंस पर बेस करता है, जिसमें हम ASP.NET कोर को यूज़ करते हुए एंटिटी फ्रेमवर्क कोर की डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच को यूज़ करते हुए कंप्लीट करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। ये वो एग्जांपल है जो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। यहाँ पर आपको एम्प्लॉयज़ की लिस्ट शो हो रही है और यहाँ से हम एम्प्लॉय का रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। जैसे इस बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉय का फॉर्म आ गया। प्रॉपर वैलिडेशंस इंप्लीमेंट की गई हैं। अगर यहाँ पर सबमिट के बटन पे क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे पास नोटिफिकेशन शो हो रहा है, नेम कैन नॉट बी एम्प्टी। और अगर हम यहाँ पर नेम प्रोवाइड कर दें और इसके बाद दोबारा सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन शो हो रहा है वो है एज कैन नॉट बी एम्प्टी। तो इसी तरह तमाम फील्ड्स पर हमने प्रॉपर वैलिडेशंस इंप्लीमेंट किए हैं। और अगर इस फॉर्म को फिल करें और यहाँ पर अगर मैं मोबाइल नंबर भी दे दूँ और डिपार्टमेंट सेलेक्ट करें और यहाँ पर हम सैलरी दे देते हैं तो अब सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉय का रिकॉर्ड जो है वो सक्सेसफुली ऐड हो गया और यहाँ पर हमारे पास नोटिफिकेशन शो हो रहा है एम्प्लॉय एडिट सक्सेसफुली। और इसके साथ साथ अगर किसी एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को हमने अपडेट करना हो तो एडिट के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसकी अगर मैं सैलरी चेंज कर दूँ, यहाँ पर मैंने इसकी सैलरी अपडेट कर दी। जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो हमारा जो एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुली अपडेटेड हो गया और उसके साथ साथ हमारे पास नोटिफिकेशन भी शो हो गया। और अगर किसी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हमने डिलीट करना होगा तो हम डिलीट के बटन पर क्लिक करेंगे। कंफर्मेशन के बाद हमारा ये रिकॉर्ड सक्सेसफुली डिलीट हो जाएगा और हमारे पास नोटिफिकेशन शो हो रहा है एम्प्लॉय डिलीटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर CRUD के तमाम ऑपरेशन जो हैं वो सक्सेसफुली परफॉर्म हो रहे हैं। आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि यहाँ पर इस एग्जांपल में हमने सिंगल टेबल को यूज नहीं किया बल्कि मल्टीपल टेबल को यूज करते हुए प्राइमरी फॉरेन की का रिलेशनशिप है। और यहाँ पर जो आपको एम्प्लॉय की लिस्ट शो हो रही है इसमें ये जो डिपार्टमेंट का डाटा आ रहा है ये ज्वाइन लगकर दूसरे टेबल से आ रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी एग्जांपल होने वाली है जिसमें एडवांस कॉन्सेप्ट्स को यूज किया गया है। सीरियल नंबर किस तरह से इंप्लीमेंट करना है, आइकन्स की लाइब्रेरी और आइकन्स को किस तरह से इंप्लीमेंट करना है और इसके साथ साथ वैलिडेशंस को प्रॉपर किस तरह से इंप्लीमेंट करना है। और वैलिडेशन के साथ जो नोटिफिकेशन शो हो रहा है एम्प्लॉय ऐड होने पर, अपडेट होने पर और डिलीट होने पर जो नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, वैलिडेशंस पर जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं, इसको हम प्रॉपर किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो भी हम इसी लेक्चर में देखेंगे। और जब हम एम्प्लॉय का रिकॉर्ड ऐड करते हैं तो इस फील्ड को एक्टिव किस तरह से रखना है वो भी इसी लेक्चर में हम कवर करेंगे। बहुत से कॉन्सेप्ट्स आज इस लेक्चर में कवर होने वाले हैं। इस एग्जाम्पल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है क्योंकि इसको हमने बहुत एफर्ट से बनाया है। और अगर आपको इससे कुछ भी सीखने को मिले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये एग्जाम्पल कैसी लगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने Visual Studio 2022 ओपन कर लिया है। न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आप क्लिक करेंगे क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ से हमने टेम्पलेट सेलेक्ट करना है तो टेम्पलेट आपने लेना है ASP.NET कोर वेब ऐप मॉडल व्यू कंट्रोलर। इस बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पे C# होना चाहिए। इसको सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमने प्रोजेक्ट का नेम देना है तो प्रोजेक्ट का नेम हम रखेंगे HR मैनेजमेंट। यहाँ से हमसे लोकेशन पूछ रहा है, बाय डिफॉल्ट इसी लोकेशन को रहने देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमसे फ्रेमवर्क का पूछ रहा है तो यहाँ पर मेरे पास .NET 6 भी है और .NET 7 भी है। 7 को सिलेक्ट करेंगे और क्रिएट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने क्रिएट पे क्लिक किया तो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। प्रोजेक्ट हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। वेलकम स्क्रीन को बंद करेंगे। सेकंड स्टेप पे हमने क्या करना है, हमने 3 पैकेज इंस्टॉल करने हैं। तो पैकेज इंस्टॉल करने के लिए आपने आ जाना टूल्स में, न्यूगेट पैकेज मैनेजर में आना है और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे मैनेज न्यूगेट पैकेज फॉर सॉल्यूशन। इस पे आपने क्लिक करना है, ब्राउज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो फर्स्ट पैकेज हमने इंस्टॉल करना है वो है माइक्रोसॉफ्ट। यहाँ पर मेरे पास पहले से भी आ रहा है microsoft.entity-framework-core.sql सर्वर। ये पैकेज हमने इंस्टॉल करना है। इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से प्रोजेक्ट सिलेक्टेड है हमारा पहले से और आपने इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर देना है। मेक श्योर कि आपका इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए। अप्लाई पे क्लिक करेंगे, आई एक्सेप्ट। जैसे ही हमारा पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा इसके बाद हम सेकंड पैकेज को इंस्टॉल करेंगे। तो ये पैकेज हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है क्योंकि यहाँ पर अनइंस्टॉल लिखा आ रहा है। अगर हम आउटपुट पे क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे पास फिनिश का मैसेज आ गया और इसके साथ साथ यहाँ पर देखें microsoft.entity-framework-core.sql सर्वर, इसके ऊपर यहाँ पर ग्रीन टिक लग गया। इसका मतलब है कि ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद सेकंड पैकेज जो इंस्टॉल करना है वो है टूल्स। इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर देखें यहाँ पर हमारे पास आ रहा है microsoft.entity-framework-core.tools। इस पे आपने क्लिक करना है। प्रोजेक्ट हमारा सिलेक्टेड है। मेक श्योर कि जो वर्जन हमने SQL सर्वर के लिए सिलेक्ट किया था सेम वही वर्जन हम इसके लिए भी सिलेक्ट करेंगे। इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे
अप्लाई, आई एक्सेप्ट, और ये हमारे पास इंस्टॉल हो रहा है। तो यहाँ पर देखें ये पैकेज भी हमारे पास सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर देखें हमारे पास फिनिश का मैसेज आ गया और यहाँ पर अनइंस्टॉल लिखा आ रहा है और यहाँ पर इसके ऊपर ग्रीन टिक लग गया। इसका मतलब है कि ये भी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद थर्ड जो हमें इंस्टॉल करना है वो है डिज़ाइन, microsoft.entity-framework-code.design। यहाँ पर ये पैकेज मेरे पास आ गया है। इसको आपने क्लिक करना है और इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, अप्लाई पे क्लिक करेंगे, आई एक्सेप्ट। ये हमारा थर्ड पैकेज है जो इंस्टॉल हो रहा है। जैसे ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा तो नेक्स्ट फर्दर आगे मूव करेंगे। तो ये पैकेज भी हमारे पास सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर देखिए हमारे पास फिनिश का मैसेज आ गया, यहाँ पर अनइंस्टॉल लिखा आ रहा है और इसके ऊपर ग्रीन टिक का साइन आ गया। अगर हम इंस्टॉल पे क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे पास 3 पैकेज आने चाहिए जो अभी हमने इंस्टॉल किए हैं। यहाँ पर देखें हमारे पास 3 पैकेजेस आ रहे हैं, microsoft.entity-framework-code.design, microsoft.entity-framework-code.sql server और microsoft.entity-framework-code.tools। 3 पैकेज हमने इंस्टॉल कर लिए। इस स्क्रीन को बंद करेंगे। पैकेजेस इंस्टॉल करने के बाद आपने अपने प्रोजेक्ट को एक दफ़ा बिल्ड करना है। बिल्ड करने के लिए आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है और रीबिल्ड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुली रीबिल्ड हो चुका है। तो जैसे कि आपको पता है कि एंटिटी फ्रेमवर्क कोर की डीबी फर्स्ट अप्रोच को हमने यूज करना है, तो उसके लिए हमारे पास डेटाबेस का होना जरूरी है। तो अब हम पहले डेटाबेस क्रिएट करते हैं और उसके बाद हम अपनी डेटाबेस की कनेक्टिविटी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन कर लिया है। कनेक्ट पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे एंड देन टेबल्स क्रिएट करेंगे। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आपने क्लिक करना है न्यू क्वेरी पे। न्यू डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आप टाइप करेंगे क्रिएट डेटाबेस और इसके बाद डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस का नाम हम रखेंगे HRDB। इसको आपने सेलेक्ट करना है और एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट पे क्लिक किया तो ये डेटाबेस हमारे पास सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। अब इस डेटाबेस को सिलेक्ट करने के लिए आपने यहाँ पर ड्रॉप डाउन से इस HRDB को सिलेक्ट करना है और इसके बाद हम यहाँ पर टेबल क्रिएट करेंगे। तो फर्स्ट टेबल जो हमारे पास होगा वो होगा डिपार्टमेंट का। तो आपने लिखना है क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, और इसमें जो फील्ड्स होंगी वो होंगे हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी और ये इंटीजर होगी और प्राइमरी की भी होगी। आइडेंटिटी सेट करेंगे, ताकि ये ऑटो इंक्रीमेंट भी होता रहे। तो इसके साथ जो सेकंड फील्ड हम लेंगे वो होगी डिपार्टमेंट नेम, यहाँ पर हम लिखेंगे वारशार और इसकी लेंथ देंगे 150। तो इसको सिलेक्ट करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे तो ये टेबल हमारे पास सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। इसके बाद सेकंड टेबल जो हमने लेना है तो नेक्स्ट टेबल क्रिएट करेंगे एम्प्लॉय का। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम देंगे एम्प्लॉइज। इसमें फर्स्ट कॉलम जो होगा वो हमारे पास होगा एम्प्लॉय आईडी और ये होगी इंटीजर। इसके साथ साथ इसको हम प्राइमरी की सेट करेंगे और इसको आइडेंटिटी भी बनाएंगे ताकि ये ऑटो इंक्रीमेंट होती रहे। इसके बाद सेकंड जो हम लेंगे वो होगा एम्प्लॉय नेम और ये होगा वारचार और इसकी लेंथ हम सेट करेंगे 200। एम्प्लॉय नेम के बाद लेंगे एज और ये होगी इंटीजर और इसके साथ जेंडर लेंगे, ये होगा वारचार और इसकी हम लेंथ सेट करेंगे 100। इसके बाद हम लेंगे मोबाइल, ये भी वारचार होगा और इसकी लेंथ हम दे देंगे 50। मोबाइल के बाद हम ले लेंगे सैलरी और ये होगी इंटीजर और लास्ट हम लेंगे डिपार्टमेंट आईडी और ये इंटीजर होगी। यहाँ पर हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी की है और यहाँ पर हम इसको सेट करेंगे फॉरेन की, ताकि हमें पता चल सके कि कौन सा एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। तो हम एम्प्लॉइज के टेबल में
एम्प्लॉय की डिपार्टमेंट आईडी भी साथ साथ सेव करवाएंगे। तो उसके लिए प्राइमरी फॉरेन की का रिलेशनशिप बनाएंगे। तो रिलेशनशिप बनाने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे फॉरेन की रेफरेंसेस, और यहाँ पर रेफरेंस हमने देना है डिपार्टमेंट का। ये जो हमारा डिपार्टमेंट का टेबल है इसका हम रेफरेंस देंगे और यहाँ पर हम पास करेंगे डिपार्टमेंट आईडी। इसको भी सिलेक्ट करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों टेबल सक्सेसफुली क्रिएट हो चुके हैं। इनको चेक भी करते हैं। तो टेबल चेक करने के लिए आप टाइप करेंगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम डिपार्टमेंट। ये हमारे पास डिपार्टमेंट का टेबल है, इसको एग्जीक्यूट करेंगे और यहाँ पर देखिए हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी भी आ रही है और डिपार्टमेंट भी आ रहा है। और इसके साथ साथ अगर हम दूसरा टेबल चेक करें, इसको कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ पर हम एम्प्लॉइज लिखेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एम्प्लॉय आईडी आ रही है, एम्प्लॉय नेम, एज, जेंडर, मोबाइल, सैलरी और डिपार्टमेंट आईडी। तो टेबल हमारे सक्सेसफुली क्रिएट हो चुके हैं। तो दोनों टेबल में हम कुछ डाटा पहले से इंसर्ट कर देते हैं। तो डिपार्टमेंट के टेबल में कुछ डिपार्टमेंट्स हम खुद से ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट, वैल्यूज का कीवर्ड देंगे और यहाँ पर हमारे पास डिपार्टमेंट के टेबल में हमारे पास दो फील्ड्स हैं, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट आईडी जो है वो प्राइमरी की है और ऑटो इंक्रीमेंट है। तो हम सिर्फ यहाँ पर डिपार्टमेंट नेम देंगे। तो फर्स्ट जो नेम होगा हमारे पास, फर्स्ट डिपार्टमेंट जो होगा वो होगा आईटी। इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर 5 टाइम पेस्ट करेंगे। यहाँ पर सेकंड जो होगा वो होगा एचआर, थर्ड जो होगा सेल्स, इसके बाद एक कर लेते हैं हम फाइनेंस, अकाउंट्स और लास्ट मैनेजमेंट। इनको एग्जीक्यूट करेंगे, सिलेक्ट करें और एग्जीक्यूट पे क्लिक करें। तो ये डिपार्टमेंट्स हमारे पास इंसर्ट हो गए। तो अब अगर हम चेक करें, इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करें तो यहाँ पर हमारे पास डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं। इसी तरह एम्प्लॉइज के टेबल में एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड भी हम खुद से ऐड करेंगे ताकि जब हम करंट ऑपरेशन परफॉर्म करें तो कुछ रिकॉर्ड्स हमारे पास पहले से अवेलेबल हों। तो एम्प्लॉय का रिकॉर्ड ऐड करने के लिए आपने यहाँ पे टाइप करना है इंसर्ट इनटू, इस दफा हमारा जो टेबल होगा वो होगा एम्प्लॉय का, एम्प्लॉइज, वैल्यूज देंगे इसमें एम्प्लॉय आईडी जो है वो हमारे पास प्राइमरी की है और ऑटो इंक्रीमेंट है तो वो हमें देने की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद जो है हमारे पास नेम है, तो नेम हम सिंगल कोट में देंगे। यहाँ पर नेम दे दिया, नेम के बाद हमारे पास है एज। तो एज के लिए हम लिख देते हैं यहाँ पर 35। इसके बाद हम कोमा देंगे, नेम के बाद भी आपने कोमा देना है। और इसके बाद हमारे पास है जेंडर। तो जेंडर के लिए हमने वार्चर रखा हुआ है तो उसके लिए आपने यहाँ पर टाइप करना है मेल, दोबारा से कोमा लगाएंगे। जेंडर के बाद हमारे पास है मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर जो है वो भी हमारे पास वार्चर है, सिंगल कोट देंगे। इसमें आप कोई भी डमी रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं, कोमा लगाएंगे। और मोबाइल नंबर के बाद हमारे पास जो लास्ट फील्ड है वो है सैलरी। तो सैलरी हमारे पास इंटीजर है तो वो हम यहाँ पे टाइप करेंगे 45,000 और इसके बाद हमने देनी है डिपार्टमेंट आईडी। तो फिलहाल डिपार्टमेंट आईडी जो है वो मैं 3 रख रहा हूँ। जितनी फील्ड्स हमने अपने टेबल में बनाई थी आपने उसी के लिहाज से वैल्यूज भी प्रोवाइड करनी है। इसको सिलेक्ट करेंगे और एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे। रो हमारी इंसर्ट हो गई। इसको चेक करने के लिए आपने इसको सिलेक्ट करना है और एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट एम्प्लॉय जो है उसका रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। तो डेटाबेस का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर सबसे पहले हमने एक डेटाबेस क्रिएट की और उसके बाद हमने 2 टेबल क्रिएट करने थे। फर्स्ट जो हमने क्रिएट किया वो था डिपार्टमेंट का और सेकंड जो टेबल हमने बनाया वो है एम्प्लॉइज का। डिपार्टमेंट के टेबल में हमने 2 फील्ड्स लिए हैं, डिपार्टमेंट आईडी, उसमें हमने इंटीजर रखा है, डिपार्टमेंट आईडी को प्राइमरी की सेट किया है और आइडेंटिटी ताकि ये ऑटो इंक्रीमेंट होता रहे। उसके साथ साथ हमने डिपार्टमेंट नेम रखा है और उसकी लेंथ रखी है हमने 150। ये हमारा फर्स्ट टेबल हो गया। और सेकंड टेबल जो हमने क्रिएट किया वो है एम्प्लॉइज का। इसमें हमने एम्प्लॉय आईडी लिया है, उसको भी हमने इंटीजर रखा है और साथ इसके प्राइमरी की सेट किया है।
और इसके साथ साथ इसको हमने आइडेंटिटी भी बनाया है ताकि ये ऑटो इंक्रीमेंट होता रहे। उसके बाद हमने एम्प्लॉय नेम लिया है, उसकी लेंथ हमने 200 रखी है, एज को लिया है और जेंडर, मोबाइल, सैलरी और डिपार्टमेंट आईडी। ये डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पर फॉरेन की है क्योंकि यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी को हमने प्राइमरी की सेट की है ताकि जब भी हम एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड कोई भी ऐड करें तो उसमें हम डिपार्टमेंट आईडी भी सेव करवाएं ताकि हमें पता हो कि कौन सा एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। उसके बाद हमने कुछ रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट के टेबल में कुछ रिकॉर्ड्स हमने इंसर्ट किए हैं और एक रिकॉर्ड हमने एम्प्लॉय के टेबल में भी इंसर्ट किया है। तो यहाँ पर हमारे डेटाबेस का काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम वापस आते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में और यहाँ पर स्कैफोल्ड db context कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे और अपनी डेटाबेस की कनेक्टिविटी करवाएंगे। तो स्कैफोल्ड db context की कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए आपने आ जाना है टूल्स में और यहाँ पर आएंगे न्यूगेट पैकेज मैनेजर में और यहाँ पर देखें आपके पास है पैकेज मैनेजर कंसोल। आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर मैं कमांड कॉपी पेस्ट करूंगा और फिर मैं बताऊंगा कि इस कमांड में क्या हो रहा है। टाइपिंग पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है जिसकी वजह से वीडियो की लेंथ जो है वो ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूंगा और फिर आपको बता देता हूँ कि इस कमांड में क्या हो रहा है। तो इसको एक दफ़ा क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कमांड को पेस्ट किया। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर स्कैफोल्ड db context लिखना है और इसके बाद आपने ये अपने सर्वर की इंफॉर्मेशन देनी है। ये मेरे सर्वर का नाम है और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास डेटाबेस है। तो हमारे पास हमने जो डेटाबेस का नाम रखा था वो रखा था HRDB। ठीक है, जो आप डेटाबेस क्रिएट करेंगे आप उसी हिसाब से नाम रखिएगा। यहाँ पर मेरे सर्वर का यूजर नेम और पासवर्ड है। अगर आप विंडोज ऑथेंटिकेशन यूज कर रहे हैं तो फिर आपको ये देने की जरूरत नहीं है। अगर आप विंडोज ऑथेंटिकेशन यूज करेंगे तो यहाँ पर ट्रस्टेड अंडरस्कोर कनेक्शन ये आपने ट्रू रखना है। मैंने अपने केस में फॉल्स रखा है इसलिए कि यहाँ पर मैं यूजर नेम और पासवर्ड यूज कर रहा हूँ। ये कैसे पता चलेगा, यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर आप इस कनेक्ट पे क्लिक करें तो यहाँ पर देखें हमारे पास आ रहा है विंडोज ऑथेंटिकेशन और एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन। मैं यूज कर रहा हूँ एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन। मैंने यूजर नेम दिया है और पासवर्ड भी दिया है। अगर आप विंडोज ऑथेंटिकेशन यूज करेंगे तो फिर आपको यूजर नेम और पासवर्ड देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर आपने विंडोज ऑथेंटिकेशन के केस में आपने ट्रू रखना है और यहाँ पर ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट इक्वल टू ट्रू ये लाजमी रखना है, अदरवाइज आपके पास एरर थ्रो करेगा। और इसके बाद आपने देना है यहाँ पर डेटाबेस प्रोवाइडर। डेटाबेस प्रोवाइडर हमारे पास है microsoft.entity-framework.sql सर्वर और यहाँ पर लिखा हुआ है आउटपुट dir आउटपुट डायरेक्टरी। किस चीज के लिए आउटपुट डायरेक्टरी? मॉडल क्लासेस के लिए। ये मेरे डायरेक्टरी का नाम है मॉडल्स। मेरी जितनी भी मॉडल क्लासेस जनरेट हों वो इस डायरेक्टरी में सेव हों। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है -context.dir। मेरी db context की जो क्लास है वो किस फोल्डर में किस डायरेक्टरी में सेव हो, तो वो मैंने लिखा है यहाँ पर डाटा कि मेरे पास डाटा का फोल्डर क्रिएट हो और उसके अंदर मेरी db context की जो क्लास है वो सेव हो। तो अब इस कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं, एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर स्कैफोल्ड db context की कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है और इसके बाद यहाँ पर देखें एक वार्निंग भी आई है। वार्निंग ये है कि आपकी जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो उसको db context की क्लास में नहीं होना चाहिए, इसको यहाँ से मूव करें। तो वो भी अभी हम नेक्स्ट आगे इसको मूव करेंगे। तो कनेक्शन स्ट्रिंग को भी अभी हम db context की क्लास से मूव करेंगे। तो इसको अभी फिलहाल हम बंद करेंगे और इसको भी बंद करते हैं। और अगर हम अपनी मॉडल क्लास और db context क्लास देखें तो यहाँ पर देखें हमारे पास मॉडल्स का फोल्डर है, इसके अंदर हमारी डिपार्टमेंट की क्लास है और एम्प्लॉय की क्लास है और यहाँ पर हमारे पास डाटा के नाम से डायरेक्टरी क्रिएट हुई और इसके अंदर हमारी db context की जो क्लास है वो भी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। तो अब हम अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग को मूव करेंगे क्योंकि जब हमने स्कैफोल्ड db context की कमांड एग्जीक्यूट की थी तो हमारे पास एक वार्निंग आ रही थी। उस वार्निंग में यही बताया जा रहा था कि आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग को db context की क्लास में नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है, क्योंकि कनेक्शन स्ट्रिंग में हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है। तो हम अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग को db context की क्लास से appsettings.json में मूव करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास appsettings.json है, इसको आपने ओपन करना है और यहाँ पर अलाउड होस्ट आ रहा है, यहाँ पर आपने कोमा लगाना है और यहाँ पर हम लिखेंगे कनेक्शन स्ट्रिंग कॉलन का साइन देंगे और ब्रैकेट्स लगाएंगे और यहाँ पर हम अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग की की बनाएंगे। की का नाम हम रख लेते हैं db connection और इसकी वैल्यू पास करेंगे। वैल्यू आपने कहाँ से लेनी है, इधर आ जाए। यहाँ पर हमारे पास डाटा का फोल्डर है, इसके अंदर हमारी db context की क्लास है और यहाँ पर देखें हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग है। आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है और इसको appsettings.json में यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है।
चेक कर लेना अच्छे तरीके से ठीक से कॉपी पेस्ट हो गया कि नहीं। कनेक्शन स्ट्रिंग को हमने मूव कर दिया, तो अब हम अपने कनेक्शन स्ट्रिंग को रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के लिए आपने आ जाना program.cs में, इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर देखें। इसके बाद यहाँ पर हम सबसे पहले एक सर्विस प्रोवाइडर क्रिएट करेंगे। उसके लिए वेरिएबल लेंगे प्रोवाइडर इक्वल्स builder डॉट सर्विसेज डॉट बिल्ड सर्विस प्रोवाइडर। ये हमने सर्विस प्रोवाइडर क्रिएट कर लिया। इसके बाद दोबारा एक वेरिएबल लेंगे कॉन्फिग के नाम से, और यहाँ पर हमारे पास सजेशन आ रही है, टैब की प्रेस करेंगे और यहाँ पर ये हमारे पास क्रिएट हो गया प्रोवाइडर डॉट गेट रिक्वायर्ड सर्विस आई कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद हमने क्या करना है, डीबी कॉन्टेक्स्ट को ऐड करना है और डेटाबेस प्रोवाइडर का बताना है, और उसके बाद हमने अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग का बताना है। तो उसके लिए आपने यहाँ पर लिखना है बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पर हमने अपनी डीबी कॉन्टेक्स्ट का नाम देना है, तो हमारी डीबी कॉन्टेक्स्ट का नाम है यहाँ पर आ जाए डाटा में, और यहाँ पर हमारे पास डीबी कॉन्टेक्स्ट की क्लास है, और यहाँ पर देखिए ये हमारी डीबी कॉन्टेक्स्ट का नाम है। इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, program.cs में आएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ब्रैकेट्स लगाएंगे, डीबी लैम्बडा एक्सप्रेशन लिखेंगे, डीबी डॉट यूज एसक्यूएल सर्वर, ब्रैकेट्स लगाएंगे और इसमें लिखेंगे कॉन्फिग डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग। यहाँ पर हम अपने कनेक्शन स्ट्रिंग की पास करेंगे। की हमने कहाँ पर डिफाइन की थी, ऐप सेटिंग्स में आए और यहाँ पर देखें ये हमारे पास हमारे कनेक्शन स्ट्रिंग की है, ये हमारी वैल्यू है और ये हमारी की है। इसको कॉपी करना है आपने यहाँ से, और ये वापस आए program.cs में और यहाँ पर पेस्ट करेंगे, लास्ट में आपने कॉलन का साइन लगाना है। सेव करेंगे इसको। यहाँ पर हमने अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग को डीबी कॉन्टेक्स्ट की क्लास से ऐप settings.json में मूव किया, और उसके बाद हमने अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग को program.cs में रजिस्टर भी कर दिया। तो इन फाइल्स को अब यहाँ से क्लोज करेंगे और एक दफा अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड करेंगे। बिल्ड करने के लिए आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है और रीबिल्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रीबिल्ड हो गया। इसको बंद करेंगे। अब नेक्स्ट हम एक कंट्रोलर क्रिएट करेंगे। कंट्रोलर के लिए आपने कंट्रोलर के फोल्डर पर राइट क्लिक करना है, ऐड करेंगे और यहाँ से हमने कंट्रोलर पे क्लिक कर देना है। MVC कंट्रोलर एम्प्टी पे क्लिक करेंगे और ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर कंट्रोलर का नाम देंगे एम्प्लॉय कंट्रोलर। लास्ट में जो 1 आ रहा है इसको रिमूव कर दें और ऐड पे क्लिक करेंगे। कंट्रोलर बनाने के बाद डेटाबेस का इंस्टेंस बनाएंगे और एक प्रॉपर्टी बनाएंगे प्राइवेट रीड ओनली HRDB कॉन्टेक्स्ट, नाम देंगे DB। इसी क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, CTOR लिखें और एंटर का बटन प्रेस करें और इसको हम HRDB कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे और यहाँ पर देंगे कॉन्टेक्ट और इस DB को इनिशियलाइज करेंगे हम इक्वल्स टू इस कॉन्टेक्ट से। तो ये हमारा डेटाबेस का इंस्टेंस बन गया।